एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज शालूगर और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 14 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 15। हमने स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जो हमारा आज का स्टेप नंबर 7 और 8 कंप्लीट करके हमारा प्रोसेस ऑफ रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा एंड राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। उससे पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 15। सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 7 आता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। हमने पिछले अपने स्टेप नंबर 5 और 6 में पढ़ा था कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और कैसे हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद में कैसे उसको प्रोसेस और उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे एडिटिंग एंड कोडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टैब्यूलेशन, एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा की। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज इट। जैसे ही हमने अपने डेटा को कलेक्ट किया बाय वेरियस मेथड, नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस डेटा को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशंस सच एज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैटेगरीज एंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज कैटेगरीज टू रो डेटा थ्रू कोडिंग, टैब्यूलेशन एंड देन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि किस तरह से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कि क्या कैसे कैसे हमने अपने रो डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसकी कोडिंग की, उसको टैबुलेट किया और वहाँ से आपने अपने कंक्लूजन्स को क्या किया, निकाला। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे जो डेटा है वो क्या होता है, एनालाइज किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारा एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग का मतलब कि कुछ भी एडिट करना। एडिट हम कब करते हैं कि जब किसी भी पर्टिकुलर मैसेज या कोई भी डेटा में कुछ मिसकैलकुलेशन हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, वही क्या होता है, एडिटिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग डेटा इज कॉल्ड एडिटिंग। जो भी हम डेटा को क्लीन कर रहे हैं उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। द पर्पज ऑफ एडिटिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज एरर्स, मिसकैलकुलेशंस, मिसक्लासिफिकेशन और एनी गैप इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट। हमारे एडिटिंग का पर्पस क्या है कि कोई भी एरर है उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्या करना, कम करना। कोई भी मिसकैलकुलेशंस, मतलब न्यूमेरिकली हमने कोई कैलकुलेशंस करी है, उसमें कोई दिक्कत आ गई है, या मिस क्लासिफिकेशन, मान लो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गलती से हमने कर दी है तो उसको क्या करना, सही करना। यही क्या कहलाता है, हमारा एडिटिंग कहलाता है। मान लो कोई भी रिस्पोंडेंट से भी देने में कोई गलती हो गई है, वो भी हमें सुधारनी है, तो हम एडिटिंग के थ्रू उसको सही कर सकते हैं। एडिटिंग इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डेटा फॉर कोडिंग। एडिटिंग क्या काम करता है कि जो भी हमारा डेटा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है ताकि हम आगे उसकी क्या कर सके, कोडिंग कर सकें। एडिटिंग इज डन टू इंश्योर दैट द डेटा आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट एंड हैव बीन वेल अरेंज्ड टू फैसिलिटेट कोडिंग एंड टैब्यूलेशन। एडिटिंग किया जाता है क्यों, ताकि हम ये तसल्ली कर सके कि हमारा डेटा क्या है, एक्यूरेट है और बिल्कुल कंप्लीट है और वेल अरेंज्ड है अपने आगे के स्टेप्स के लिए, दैट इज कोडिंग एंड टैब्यूलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कोडिंग की, कि कोडिंग क्या होता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ अ वेरिएबल हैज़ बीन मेजर्ड इन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। हम इसमें देखते हैं कि कैसे हमारा जो भी वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल क्या होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम वो अपनी वैल्यू क्या करती है, चेंज करती है। तो वेरिएबल कैसे मेजर हुआ है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के अंदर। फॉर कोडिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू एंश्योर द नेचर ऑफ डेटा, वेदर इट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। कोडिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमारे डेटा का नेचर कैसा है, क्या वो क्वांटिटेटिव है या वो क्वालिटेटिव है। द क्वालिटेटिव डेटा में बी डिस्क्रिप्टिव अबाउट द फॉलोइंग डिटेल्स और केस हिस्ट्री। क्वालिटेटिव डेटा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, कोई भी डिटेल्स बहुत ज़्यादा होंगी या कोई भी केस हिस्ट्री से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं तो क्वालिटेटिवली अकॉर्डिंग उसको स्टडी किया जाता है।
क्वांटिटेटिव एंड कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड कोड्स। क्वांटिटेटिव और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे और उसी को हम क्या कहते हैं, कोड्स कहते हैं। इट इज यूजुअली डन एट दिस स्टेज थ्रू विच द कैटेगरीज ऑफ डेटा आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंबल्स दैट मे बी टैबुलेटेड एंड काउंटेड। जो भी हमारा कोडिंग है वो कब किया जाता है, जब भी हमें थ्रू विच द कैटेगरीज ऑफ डेटा, जब भी हम अपने डेटा को क्या करते हैं, सिंबल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने टेबल की फॉर्म में और काउंटिंग की फॉर्म में उसको ला सकें, तब हमारा कोडिंग क्या रहेगा, यूजफुल होएगा और तभी हम उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कि हमने अपने डेटा को कलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, रो डेटा है हमारा, बिल्कुल हमने ऐसे डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद हमें उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप्स और क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है कि जो भी आपका डेटा है उसको आप ग्रुप्स और क्लासेस की फॉर्म कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या करो, ग्रुप्स में डिवाइड करो। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहने की बात है कि हम जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं कि मेल कैंडिडेट का एक ग्रुप, फीमेल कैंडिडेट का एक ग्रुप, उसके बाद में भी मेल कैंडिडेट में जो मैरिड हैं उनका एक ग्रुप, जो अनमैरिड है उनका एक ग्रुप, इसी तरह से फीमेल में भी। तो ये हो जाएंगी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ग्रुप्स और क्लासेस इसमें डिवाइड करेंगे। डेटा हैविंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन वन क्लास एंड इन दिस वे द एंटायर डेटा गेट डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस। डेटा जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक क्लास में चली जाएंगी, इसी हिसाब से जो पूरा डेटा है वो अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी क्लासिफिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप हमें देखने को मिलता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जो भी हम क्लासिफाई करते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण, ठीक है, जो मतलब दिखते नहीं है, न्यूमेरिकली फॉर्म में नहीं होता है, गुणों की बात करते हैं, वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। Data are classified on the basis of common characteristics which can be either descriptive such as literacy, gender, honesty, etc. or numerical such as weight, height, income, etc. डेटा को क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिवाइड करते हैं, फिर चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या फिर न्यूमेरिकली फॉर्म में हो। इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इन दिस क्लासिफिकेशन वी कंसिडर ओनली वन एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या होगा कि हम एक ही एट्रीब्यूट्स को इसमें क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। लाइक हमने एक एट्रीब्यूट को ले लिया जेंडर को लिया कि मेल या फीमेल, तो वो हमारा क्या हुआ, एक एट्रीब्यूट, उसी में उसको डेटा को पूरा का पूरा क्लासिफाई करेंगे। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में, इन दिस क्लासिफिकेशन वी कंसीडर टू और मोर एट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली एंड डिवाइड द डेटा इनटू नंबर ऑफ क्लासेस। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब कि दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को लेकर आना। लाइक हमने पहले लिया अपना जेंडर, मेल एंड फीमेल, दूसरी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली उनकी लिटरेसी, क्या वो पढ़े हुए लिटरेट हैं या इलिटरेट है, वैसे ही मेल का हो गया लिटरेट, इलिटरेट, देन फीमेल का भी लिटरेट एंड इलिटरेट। उसके बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये ले सकते हैं कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। इस तरह से मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में बहुत सारी क्लासिफिकेशन हमारी आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स के हमारे किस तरह से क्लासिफाई हम करते हैं। क्लासिफिकेशन इज डन विद डेटा रिलेटिंग टू इनकम, एज, वेट एक्सेट्रा। क्लास इंटरवल में हम इस अकॉर्डिंग अपने डेटा को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सच क्वांटिटेटिव डेटा आर नोन एज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल्स। इन क्वांटिटेटिव डेटा को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, किसके, स्टैटिस्टिक्स के, और एक क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाते हैं। इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बेसिस पे हम किस तरह से क्लास इंटरवल बनाते हैं, लाइक हम बात करें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से हम इनकम को भी और एज को भी लेकर चल सकते हैं। तो ये हमारे क्लास इंटरवल बनते हैं। दो कैटेगरी
कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर हमारा क्लास इंटरवल है उसकी लिमिट उस क्लास इंटरवल के लिए क्या रहेगी, एक्सक्लूड रहेगी। दैट मीन्स एक क्लास इंटरवल हम लेके चलें 0 to 10, तो वहां पे 0 से लेके 9 तक क्या होगा, इंक्लूड होगा, लेकिन 10 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। 10 कहाँ इंक्लूड होगा, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। हम इसमें कहते हैं कि जो भी हमारी पर्टिकुलर क्लास की अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट इंटरवल की क्या बन जाती है, लोअर लिमिट। तो यही क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, जहां पे उसकी अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। हम करते हैं बात इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में जो भी हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है दोनों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूँ 1 to 10, 1 to 10 लिया तो 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। और नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या बन जाएगा, इसमें 11 to 20। इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि क्लास इंटरवल का गैप क्या रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास इंटरवल का गैप 10 है तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल का गैप भी कैसा रहेगा, 10 रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है हमारा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में। द नंबर ऑफ आइटम्स विच फॉल इन अ गिवन क्लास इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास। कि एक पर्टिकुलर जो भी क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी होती है कि मतलब कितनी बार वो आइटम क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। मान लो हम एज की बात करते हैं, 1 to 10 की एज के बच्चे मान लो 30 हैं, तो 30 उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 11 to 20 के पर्टिकुलर अगर आप एरिया की बात करें 25 है तो 25 क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी तरह से हम अपने डेटा को क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे टैब्यूलेशन की, कि डेटा को हमने क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। नेक्स्ट हम उसको टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं। Tabulation is the process of summarizing raw data and displaying same in the form of tables. Tabulation क्या होता है, एक प्रोसेस है कि जो भी अपना रो डेटा है उसको समराइज करना, ठीक है, और टेबल्स की फॉर्म में उसको डिस्प्ले करना। इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। ये क्या होता है कि जो भी हमने डेटा किया उसको अरेंज करना किसकी फॉर्म में, कॉलम और रोज की फॉर्म में। जैसे ये हमारी एक टेबल का फॉर्मेट होता है, ये हमारी पर्टिकुलर क्या होती है, रोज होती हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उसी प्रोसेस को हम टैब्यूलेशन कहते हैं। टैब्यूलेशन इज असेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। टैब्यूलेशन क्यों जरूरी है, इन रीजंस की वजह से। फर्स्ट, इट कंजर्व स्पेस एंड रिड्यूसेस एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट टू मिनिमम। इससे क्या हो जाता है, स्पेस बचता है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट की वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स द समेशन ऑफ आइटम्स एंड द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। इससे क्या होगा कि कोई भी हमें आइटम्स का टोटल करना है वो बहुत ईजी हो जाता है, जिससे हमें कोई भी एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना बहुत आसान रहता है। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर वेरियस कॉम्प्यूटेशंस। इससे क्या होगा, आगे कोई भी कुछ भी चीज को कंप्यूट करना है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हुआ, टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन में भी क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन को हम अगेन क्लासिफाई करते हैं एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टैब्यूलेशंस में। Simple tabulation generally results in a one-way table that supplies answer to the questions about one characteristics of data only. Simple tabulation का मतलब इसको हम one-way table भी कहते हैं, जो कोई भी हमारे particular question का आंसर देती है वो एक characteristics में ही देती है। Complex tabulation usually results in two-way tables which give information about two interrelated characteristics of data. Complex tabulation क्या है, two-way tables में आती है जो हमें दो interrelated characteristics के बारे में बताती है। Three-way tables और higher order tables are also known as manifold tables. Manifold tables में क्या हो जाएगा, दो से ज्यादा characteristics देखने को मिल जाएगी। जैसे सेम हमने क्लासिफिकेशन में किया था, टैब्यूलेशन में भी हम उस अकॉर्डिंग अपनी क्या लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर के बेसिस पे, लिटरेसी के बेसिस पे, मैरिज के बेसिस पे। तो इस हिसाब से हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर लेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एनालिसिस ऑफ डेटा की। ये तो हमने अपने डेटा को क्या किया, प्रोसेस किया। अब हम बात करते हैं एनालिसिस। आफ्टर टेबुलेशन, एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सच एज परसेंटेजेस, एवरेजेस, कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड सो ऑन। टेबुलेशन के बाद हमारा जो भी डेटा का एनालिसिस होगा वो किसके थ्रू होगा, बहुत सारी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू, लाइक परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, कोरिलेशन का कोफिशिएंट, रिग्रेशन, ये सारे के सारे इसके थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं। इट इज लार्जली डिपेंड्स अपॉन वेदर द डेटा इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। किस पे डिपेंड रहेगा कि हमारा डेटा कैसा है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, क्योंकि क्वालिटेटिव में हम परसेंटेजेस और एवरेजेस वगैरह नहीं निकाल सकते, लेकिन क्वांटिटेटिव में वो कैलकुलेट हो सकता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद जब हमने अपने डेटा को एनालिसिस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। जो भी हमने फर्स्ट स्टेप में अपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था, अब उसको टेस्ट करेंगे कि वो हाइपोथेसिस क्या है, हमारा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा, द रिसर्चर इज इन पोजिशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। एनालिसिंग के बाद अब क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। वेरियस टेस्ट सच एज काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट have been developed by statisticians for the purpose। बहुत सारे टेस्ट हैं इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। The hypothesis may be tested through the use of one or more of such tests depending upon the nature and object of research inquiry। अपने ऑब्जेक्ट, नेचर और रिसर्च इंक्वायरी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एक या इससे ज्यादा कोई भी टेस्ट को कंडक्ट करके इसको टेस्ट किया जा सकता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट इन आइदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। जो भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे उससे हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, या तो हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। If the researcher had no hypothesis to start with, generalizations established on the basis of data may be stated as hypothesis to be tested by subsequent researches in time to come। अगर रिसर्चर के पास में कोई भी हाइपोथेसिस नहीं था स्टार्ट करने के लिए, तो क्या है, जनरलाइज किसके बेसिस पे हो जाएगा, हमारा डेटा के बेसिस पे, और हाइपोथेसिस जो भी सब्सिक्वेंट रिसर्चेस आगे आएंगी उसमें हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। दो तरीके के हाइपोथेसिस पढ़े थे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, अगर नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरलाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है, if a hypothesis is tested and upheld several times, it may be possible for the researcher to arrive at generalization, that is to build a theory। अगर हमारा हाइपोथेसिस क्या है, टेस्ट हो चुका है, उसके बाद पॉसिबल है रिसर्चर के लिए कि वो अपने जनरलाइजेशन पर आए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ अपनी थ्योरी को बिल्ड करे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द रियल वैल्यू ऑफ रिसर्च लाइज इन इट्स एबिलिटी टू अराइव एट सर्टेन जनरलाइजेशन। फैक्ट की बात करें, वैल्यू, रियल वैल्यू हमारे रिसर्च की क्या होगी, जब हम एक सर्टेन जनरलाइजेशन पर पहुंच जाएंगे। If the researcher had no hypothesis to start with, he might seek to explain his findings on the basis of some theory. It is known as interpretation। अगर रिसर्चर के पास में कोई भी हाइपोथेसिस नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपनी फाइंडिंग्स को कुछ थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। The process of interpretation may quite often trigger of new questions which in turn may lead to further researches। इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस क्या है, न्यू क्वेश्चंस को अराइज करता है, जिससे क्या होगा, कुछ ना कुछ फर्दर आगे रिसर्च और होगी। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा जनरलाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशन। ये हमारा स्टेप नंबर 7 था कि कैसे हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं और कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, कैसे हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट होता है और उसके बाद हम उसकी जनरलाइजेशंस और इंटरप्रिटेशंस को देखते हैं। हमारा प्रोसेस ऑफ रिसर्च का लास्ट पॉइंट है स्टेप नंबर 8, राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अब सब हमारा एनालिसिस वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब हम अपनी रिपोर्ट को लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हैं। सबसे पहले हम कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे हमारी रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है। फाइनली द रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट
ऑफ व्हाट हैज बीन डन बाय हिम। ठीक है, अब क्या है, रिसर्चर अपने रिपोर्ट को लिखना शुरू करेगा कि जो जो उसने अभी तक रिसर्च करी है। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी डन विद ग्रेट केयर। जो भी हम रिपोर्ट लिखेंगे बहुत प्रॉपर केयर के साथ में उसको लिखेंगे। द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी एज फॉलोज। लेआउट क्या होगा हमारे रिपोर्ट का, कैसे लिखेंगे? द प्रिलिमिनरी पेजेस, स्टार्टिंग के पेजेस जो भी हैं, हमने किस तरह से चीज़ों को फॉर्मुलेट किया, आइडेंटिफाई किया, हमारा मेन टेक्स्ट क्या है और हमारा एंडिंग मैटर। इन इट्स प्रिलिमिनरी पेजेस द रिपोर्ट शुड कैरी टाइटल एंड डेट फॉलोड बाय एक्नॉलेजमेंट्स। प्रिलिमिनरी पेजेस में क्या हो जाएगा कि हमारे जो भी रिसर्च है उसका टाइटल क्या है और उसकी डेट क्या है, जो भी हमारे एक्नॉलेजमेंट्स हमने इसमें अटैच किए हैं। देन देयर शुड बी द टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय अ लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स इफ एनी गिवन इन द रिपोर्ट। उसके बाद में कंटेंट्स की बारी आती है। अगर हमने कोई भी ग्राफ्स या चार्ट्स इसमें देने की कोशिश करी है या दिए हैं तो हम वहां पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में इसके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। द मेन टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट शुड हैव फॉलोइंग पार्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी पेजेस की, हमने बात करी जिसमें हमारा इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए। मेन टेक्स्ट में हमारा क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। इट शुड कंटेन अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन अकम्प्लिशिंग द रिसर्च। इंट्रोडक्शन में क्या है, क्लियर स्टेटमेंट हो जाएगा कि हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको कैसे हमने एक्सप्लेनेश किया है, किस तरह का मेथड हमने अडॉप्ट किया है अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए। द स्कोप एंड लिमिटेशंस आर ऑल्सो स्टेटेड इन दिस पार्ट, की जो भी हमारा रिसर्च है उसकी स्कोप क्या है और क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं। बी पार्ट हो जाएगा हमारा समरी ऑफ फाइंडिंग्स। आफ्टर इंट्रोडक्शन देयर वुड अपीयर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस इन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। इफ द फाइंडिंग्स आर एक्सटेंसिव दे शुड बी समराइज। मतलब इंट्रोडक्शन के बाद में जो जो भी हमने फाइंड किया है अपने रिसर्च में, जो भी डेटा को कलेक्ट किया है, कैसे किया है, वो हम नॉन टेक्निकल लैंग्वेज मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। अगर हमारी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा वाइड हैं तो हम क्या करेंगे, समरी के फॉर्म में वहाँ पर लिखेंगे। तो मेन टेक्स्ट में हमारा ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं मेन रिपोर्ट। द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल सीक्वेंस एंड ब्रोकन डाउन इनटू रेडिली आइडेंटिफिएबल सेक्शंस। थर्ड होता है हमारा मेन रिपोर्ट होता है कि हमारा मेन क्या पार्ट है, बॉडी क्या है उसकी, मतलब क्या कंटेंट है हमारा, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और सेक्शंस के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा मेन टेक्स्ट में हो जाएगा कंक्लूजन। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द मेन टेक्स्ट रिसर्चर शुड अगेन पुट डाउन द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च क्लियरली एंड प्रिसाइजली। लास्ट में हम लिखेंगे कि फाइनली हमारे जो भी रिसर्च है उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया है वो बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा सेकेंड, फर्स्ट क्या था, जो भी हमने स्टार्टिंग अपना जो भी प्रिलिमिनरी पेजेस है उसमें क्या लिखा। सेकंड हमारा मेन टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट में हो जाएगा सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर समरी ऑफ फाइंडिंग्स, फिर मेन रिपोर्ट एंड देन कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं एंडिंग पार्ट की। एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट appendices should be enlisted in respect of all technical data. Bibliography, that is list of book, journals, reports etc. should be given in the end. एंड में क्या देंगे, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रेफरेंसेस वगैरह होती है, बिब्लियोग्राफी मतलब जहाँ से हमने कोई भी डेटा को कलेक्ट किया है, बुक से किया है, जर्नल, रिपोर्ट्स, हमने जो भी स्टडी किया है वो सारी बिब्लियोग्राफी में आ जाएगा, ये भी देना ज़रूरी होता है। इंडेक्स शुड ऑल्सो बी गिवन स्पेशली इन द पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट। और जो भी हमारी रिसर्च रिपोर्ट होगी उसमें इंडेक्स भी देना यहाँ पे ज़रूरी होता है, तभी हमारी रिसर्च वैलिड मानी जाएगी। तो ये क्या हुआ कि कैसे हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हैं, ये उसका पूरा पैटर्न हुआ। इस तरह से हमारी रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है। Report should be written in a concise and objective style in simple language, avoiding vague expressions such as it seems, there may be and the like. जो भी रिपोर्ट है वो बिल्कुल कंसाइज और ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखी जानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस, वेड एक्सप्रेशन जैसे इट सीम्स, ऐसा लगता है, देयर में भी ऐसा हो सकता है, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं इनको यहाँ पे अवॉइड करना पड़ता है।
Charts and illustrations in the main report should be used only if they present the information more clearly and forcibly. हम charts और graphs को तभी अपनी रिपोर्ट में यूज करेंगे जब जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने रिसर्च में दे रहे हैं उन चार्ट्स और ग्राफ से वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो पा रही है. अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिल रही है तो हम चार्ट्स का यूज नहीं करेंगे. Calculated confidence limits must be mentioned and the various constraints experienced in conducting research operations may as well as stated. कोई भी हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिस पे हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ है वो भी हम अगर मेंशन करेंगे तो हमारी जो भी रिसर्च ऑपरेशन है जिस तरह से हमने उसको कंडक्ट किया है वो बहुत आसान हो जाएगा सामने वाले पर्सन के लिए समझना. तो ये बातें हैं कुछ जो रिसर्च रिपोर्ट में ध्यान रखने की ज़रूरत है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज हमारा प्रोसेस ऑफ रिसर्च यहाँ कंप्लीट होता है. 8 स्टेप्स जितने भी थे रिसर्च रिपोर्ट के वो हमने सारे रिसर्च प्रोसेस के वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस करे. अगर किसी ने भी वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सारे के सारे स्टेप्स को जाकर देखिए. प्रोसेस ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.